हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द धीराज क्लासेस। स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज की क्लास में जो हम अपना टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन और मूल्यांकन। आप कोई भी टीचिंग का अगर एग्जाम देंगे, कोई भी, उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। और बात करते हैं अगर केवीएस पीआरटी की, तो टोटल साइकोलॉजी आपके 20 मार्क्स की आने वाली है और आप इसमें आराम से 18+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास शुरू करते हैं अपनी। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं कि आज की क्लास में हम लोग सीखने क्या क्या वाले हैं। देखिए, आज की क्लास में एक तो हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करेंगे और आपको पता होगा कि ये रिवाइज हो गई है, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ के साथ असेसमेंट कितने टाइप का होता है वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे किए जाने चाहिए थिंकिंग प्रोसेस को एनहांस करने के लिए, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनमें से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगर आपको पता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है, तो तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये किससे बना है? फॉर्मेशन से। यानी ऐसा असेसमेंट जो हम बच्चों के फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, हम लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, ऐसे टाइप के असेसमेंट को हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरे टाइप का आपने सुना होगा, वो होता है आपका सबमिटिव असेसमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन। इनके बीच में छोटा सा आपको डिफरेंस बता देता हूं। ये जो असेसमेंट होता है, ये फीडबैक देता है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को। और सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है? ये जजमेंटल होता है, यानी कि हम जजमेंट पास करते हैं बच्चों को रैंक करने के लिए, उनकी ग्रेडिंग के लिए। ठीक है जी। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा नहीं है? असाइनमेंट। भाई असाइनमेंट हम बच्चों का लेते हैं, रेगुलरली लेते हैं, यही हमारी सीसीई कहती है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो असाइनमेंट तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। ओरल क्वेश्चंस भी हम बच्चों से पूछते हैं, लगातार पूछते हैं क्लास में, क्विज एंड गेम्स भी कराते हैं। टर्म टेस्ट जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं है, एक टूल नहीं है, ये सबमिटिव असेसमेंट का पार्ट है। इसी के बेस पे तो हम बच्चों को जजमेंटल पास करते हैं कि आपके इतने % स्कोर आए हैं। ठीक है, उसको इंप्रूव करने के लिए इंप्रूवमेंट की बात हम करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ठीक है जी। चलिए इनके बीच में आपको क्लियरली डिफरेंस बताता हूं कि डिफरेंस है क्या। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट ये क्या है? फीडबैक इज कंटिन्यूअस। इसमें फीडबैक बच्चों को साथ साथ मिलता रहता है और ये दो तरह से हो सकता है। आप चाहे फॉर्मल वे में कर लो या इनफॉर्मल वे में कर लो। फॉर्मल में आप छोटा सा टेस्ट ले लिया बच्चों का। इनफॉर्मल में मान लीजिए बच्चा खेल के मैदान में खेल रहा है और आपने उसको डायरेक्शंस पहले से सिखा रखी हैं। ठीक है, तो पता है आपको खेल के मैदान में, प्लेग्राउंड में डायरेक्शंस यूज होती हैं। मान लो एक प्लेयर कह रहा है कि वो लेफ्ट जाओ और वो राइट जा रहा है, तो इसका मतलब उसको डायरेक्शन अच्छे से नहीं आई है। तो ये किस चीज़ का पार्ट है? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। और अगर हम बात करते हैं सबमिटिव असेसमेंट की, फीडबैक इज डन एट द एंड। फीडबैक लास्ट में होता है। आगे बात करें, इट टेक्स प्लेस इन द मिडल ऑफ द सेशन। ये सेशन के बीच में होता है, ड्यूरिंग द चैप्टर भी हो सकता है। और ये कब होता है? ये सत्र के अंत में किया जाता है, एट द एंड ऑफ द सेशन। आगे बात करते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है और ये क्या है? ये एक प्रोडक्ट है। सबमिटिव इवैल्यूएशन क्या है? इट इज कंसीडर्ड एज अ प्रोडक्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है। फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, ये लगातार चलता रहता है। आप लगातार बच्चे को ऑब्जर्व करते रहते हैं। जबकि सबमिटिव असेसमेंट, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज कैरिड आउट आफ्टर टीचिंग अ पर्टिकुलर पोर्शन। आपने करिकुलम पढ़ा दिया, उसके बाद टेस्ट लिया, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ये एंड में जाके होता है। समझ गए आप? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहे हैं आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड क्वालिटी ऑफ अ मेजरिंग टूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण का सर्वाधिक वांछनीय गुण है। मान लीजिए आपने कोई टेस्ट लिया या कोई असेसमेंट बनाया, कोई पेपर बनाया आपने, उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, उसमें कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेबल है, वो होनी ही चाहिए, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है आपके, रिलायबिलिटी उसमें होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, या फिर एज पर द नॉर्म्स वो होना चाहिए। तो कौन सी इन चारों में से सबसे ज़्यादा उसमें होनी ही चाहिए? तो देखिए,
आपको इनका मतलब बता देता हूं क्योंकि बच्चों को इनका मतलब नहीं पता होता। देखिए, रिलायबिलिटी क्या होती है, मान लीजिए एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट को मैंने चेक किया, ठीक है, आई मतलब मैंने चेक किया, और उसी टेस्ट को मान लो किसी अदर ने, ओ फॉर अदर ने, किसी दूसरे व्यक्ति ने चेक किया। अगर दोनों के चेक करने पर सेम स्कोर बच्चे का आता है, कोई स्कोर में चेंज नहीं आता, कोई मार्क्स उसके चेंज नहीं होते, तो हम कहेंगे कि वो टेस्ट क्या है, वो रिलायबल है, यानी उसके जो मार्क्स हैं वो सेम रहते हैं। तो सेकंड, वैलिडिटी। वैलिडिटी होती है कि जिस क्लास के लिए, जिन बच्चों के लिए हमने टेस्ट बनाया है, ये अगर उन्हीं बच्चों को टेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं मैंने क्लास 3rd का मैथ्स का टेस्ट लेना है, ठीक है, और मैथ्स का टेस्ट मैंने बनाया मान लो 5th के हिसाब से, 5th क्लास के हिसाब से, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट वैलिड है? नहीं, 5th का हमने टेस्ट बना दिया, यानी कि ये बच्चों के ना तो लेवल के अकॉर्डिंग होगा, ना बच्चों के करिकुलम के अकॉर्डिंग होगा, तो वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी आप कह सकते हैं हम रिलायबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि रिलायबिलिटी तभी आती है जब उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी। नॉर्म्स, जो भी आपके नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इन चारों में से जो मोस्ट प्रेफर्ड क्वालिटी है एक टेस्ट में होनी चाहिए वो होती है आपकी वैलिडिटी, यानी जिस क्लास के लिए, जिन बच्चों के लिए, यानी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हम उनको चेक करने के लिए पेपर बना रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई है ना, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, जो एक टेस्ट हम कहते हैं ना कि कोई टेस्ट वैलिड है, इसका मतलब वो रिलायबल भी होगा। लेकिन अगर कोई टेस्ट रिलायबल है, ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो। इस चीज़ का याद रखना। ये जितनी भी सारी चीज़ मैंने बताई हैं वो सारी ही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने अभी आपको ये डिस्कस कर ली है। ठीक है जी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे सिंपली अपना नाम लिख के इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपको अपने जो हमारे 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, एक हमारा चैनल का ग्रुप है, सेकंड हमारा डाउट ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारे पास भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है केवीएस की तो वो हम आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है जी। चलिए चलते हैं अपने 3rd क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहे हैं आपसे? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए असेसमेंट का? सो ऑप्शन है आपके, मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड्स, बच्चों को रिपोर्ट कार्ड में पास या फेल अंकित करने के लिए, असाइनिंग रैंक टू द स्टूडेंट्स, छात्रों को रैंक प्रदान करने के लिए, या फिर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, या फिर डी, लेबलिंग करने के लिए स्टूडेंट को एज पर देयर स्कोर। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं असेसमेंट की, तो असेसमेंट का मतलब है हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की, और समेटिव असेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो तब हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन की। ठीक है जी, मूल्यांकन की। यहाँ पर ये असेसमेंट लिखा है तो यहाँ पर ये मूल्यांकन ना होकर आकलन होना चाहिए, क्योंकि असेसमेंट को हम कहते हैं आकलन। तो हल्की सी मिस्टेक हो गई है, प्लीज कंसीडर इट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हम लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, बच्चों को और हमको फीडबैक मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है जी, समझ गए आप? हमें अगर पता चलता है कि उनकी जो लर्निंग है जितना हम चाहते हैं उतनी नहीं हुई है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? भाई उनके जितने स्कोर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम डायग्नोस करते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है ऐसे ही टीचर भी डायग्नोस करता है कि उनकी मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही हैं। मान लीजिए आपने एडिशन का एक टेस्ट लिया, ठीक है, एडिशन में बच्चों के स्कोर कम आया, तो उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये गलतियां कहां पर कर रहे हैं। तो इसके लिए आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाते हैं। उसके बाद आप पता करते हैं कि उनको कहीं जीरो का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता, तो सारी चीज़ें आप इसमें करते हैं। फिर उसके बाद उनकी रिमीडियल टीचिंग कराते हैं, फिर रीटेस्ट लेते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी असेसमेंट में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं? इवैल्यूएशन में हम लास्ट में बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं, उसके बेस पर उनको रैंक प्रदान करते हैं। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बच्चों जितनी भी मैं आपको थ्योरीज बता रहा हूँ इनसे सबसे क्वेश्चन बनता है। और हाँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण। और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं रिमीडियल टीचिंग, और उसके बाद हम बच्चों का एक रीटेस्ट लेते हैं। तो जो टीचिंग है ना, आज के समय में पूरी तरीके से एक प्रोफेशनल प्रोसेस है। आप सारे काम को प्रोफेशनली करते हैं।
ठीक है जी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हम। गाइज एक चीज़ और, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें फीडबैक मिलता है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। ठीक है जी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपको बताना है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, या फिर एसे टाइप क्वेश्चन। गाइज इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा होगा, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि होते कौन कौन से हैं। एक तो होते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आपके काउंट होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सेकंड आपके जो मैचिंग करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। थर्ड आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया। फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। लेकिन इसमें आपको ये दोनों चीजें जाननी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए। देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को एनहेंस करते हैं, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि अगर पेट्रोल इस अर्थ से खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो ये एक तरह का ओपन एंडेड क्वेश्चन है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन की, तो मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो उसकी आप एक प्रॉपर डेफिनेशन ही बताएंगे, उसमें आपका थिंकिंग प्रोसेस कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। उसमें पर्टिकुलर उसका आंसर होता है, उसमें आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है। हालांकि थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, लेकिन उसके जो डायमेंशंस रहेंगे वो अलग अलग तरह से नहीं सोचते हैं आप उसका एक पर्टिकुलर आंसर देके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे समझिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ये कैसे होते हैं। मान लीजिए जो क्वेश्चन हाउ से शुरू होते हैं, वाई से शुरू होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं ओपन क्वेश्चंस। ओपन है सभी के लिए, उनके आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है, मान लीजिए मैंने कहा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसका एक पर्टिकुलर आंसर है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन प्रोनाउन, इसका एक पर्टिकुलर आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब इस चीज को यहां पर आप समझिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को एनहेंस करते हैं, अपसारी चिंतन, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन, यानी कि थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल वेज टू रीच अ सॉल्यूशन। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है, तो आप उसके अलग अलग सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभी सारी चिंतन में वो एक ही सॉल्यूशन ढूंढेगा जो भी बेस्ट हो सकता है, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन पूछने चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। ठीक है जी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, लेकिन जो उसकी एक्सप्लेनेशन है ना बच्चों, वो जरूर सुनना, क्योंकि उसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, व्हेन अ कुक टेस्ट अ फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी, जब एक रसोइया खाना बनाते समय किसी भोजन का स्वाद चखता है तो वह डैश हो सकता है। क्या हो सकता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो सकता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो सकता है, असेसमेंट एज लर्निंग हो सकता है, या फिर असेसमेंट एंड लर्निंग। अब ये सारी चीज़ों को आप समझेंगे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग और एज लर्निंग क्या होता है। देखिए जब हम असेसमेंट करते हैं, कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो उसे हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी कि जब हम ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द टीचिंग जब हम कोई असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं अधिगम के लिए आकलन। ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जब हम लास्ट में करते हैं, हमने सब कुछ सिखा दिया, उसके बाद हम बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है, ये आजकल न्यू कॉन्सेप्ट है और इसे हम बच्चों में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकलकेट हो। असेसमेंट एज लर्निंग, भाई देखिए असेसमेंट करना सिर्फ और सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, ये बच्चे की भी जिम्मेदारी है। अगर बच्चा अपना सेल्फ असेसमेंट करके ये पता करता है कि उसकी मिस्टेक्स कहाँ पर हैं, तो वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो अपनी शॉर्ट कमिंग्स को इम्प्रूव बहुत जल्दी कर सकता है, क्योंकि उसे पता होगा। तो
असेसमेंट एज लर्निंग मीन्स सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद अपना असेसमेंट करेगा, उसे खुद फीडबैक मिलेगा अपने पीयर ग्रुप के थ्रू, खुद के थ्रू। तो ऐसे असेसमेंट को हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस यूज हो रहा है, ड्यूरिंग द कुकिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है जी, चलिए अब इसी चीज को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? टू चेक द लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसको हम कह सकते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। फिर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसे हम सबमिटिव इवैल्यूएशन कह सकते हैं। टू चेक आफ्टर फिनिशिंग द टास्क, टास्क को खत्म होने के बाद इवैल्यूएट करना, तो वो होता है आपका सीखने का आकलन। फिर है आपका असेसमेंट एज लर्निंग, अब वही चीज मैंने आपको बताई, इसमें आता है आपका सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद अपना असेसमेंट करेगा। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस वेयर दे मॉनिटर देयर ओन प्रोग्रेस, वो अपनी प्रोग्रेस को खुद मॉनिटर करते हैं, खुद अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, खुद उन्हें फीडबैक मिलता है। ठीक है जी, ये तीनों चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है जी, 6th क्वेश्चन पे आ गए अब हम। गाइस दोबारा कहूंगा, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक जरूर किया करो और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है जी, 6th क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी ऑन लायन, शेर की कहानी को पढ़ाकर एक अध्यापक बच्चों से कुछ पूछता है। क्या पूछता है? इमेजिन यू आर अ लॉयन इन अ डीप फॉरेस्ट, आप एक लॉयन हैं, आप एक शेर हैं एक घने जंगल में। व्हाट डू यू सी अराउंड, आप अपने आसपास क्या देखोगे ये आपको बताना है। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है ये आपको बताना है। बहुत पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं असेसमेंट के पार्ट में। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है? कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है ये, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, या फिर एनालिटिकल क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन के जो आंसर देंगे बच्चे अलग अलग तरह के आंसर दे सकते हैं कि हमें ये दिखाई दे रहा होगा, हम वो कर रहे होंगे, तो अलग अलग तरह के आंसर आपको आएंगे। तो इसके जो थिंकिंग के जो डायमेंशंस हैं वो अलग अलग हैं। तो ये कैसा क्वेश्चन हुआ? ये हुआ आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये खुला अंत वाला प्रश्न है। और ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन आपकी किस तरह की थिंकिंग को एनहांस करते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग को। कौन सी थिंकिंग को? डाइवर्जेंट थिंकिंग को। और क्लोज एंडेड वाले आपके कन्वर्जेंट थिंकिंग को एनहांस करते हैं। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या पूछ रहे हैं आपसे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास गॉट पुअर ग्रेड्स इन द इंग्लिश असेसमेंट, जो अधिकतर बच्चे हैं उन्होंने अंग्रेजी के परीक्षण में कम ग्रेड हासिल किए हैं। अध्यापक उनके कम ग्रेड के लिए क्या करेगा, यानी कि वो क्या करेगा ताकि उसे पता चले कि बच्चों की कम ग्रेड क्यों आई हैं। वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेगा, वो एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेगा, वो एक अचीवमेंट टेस्ट लेगा, या फिर वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा। तो देखिए ये जो सारे टेस्ट हैं ना बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको आप समझ लेना एक एक करके। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको पता ही है, बच्चों के पुअर ग्रेड्स आए हैं, पुअर ग्रेड्स उनके क्यों आए हैं, क्या मिस्टेक्स हैं उनकी, कहाँ पर वो गलतियाँ कर रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो एक छोटा सा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाएगा, बच्चों की प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करेगा, रिमीडियल टीचिंग कराएगा। ठीक है जी, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट तो आपको पता ही है, और इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए ही है। ठीक है जी, ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये क्या होता है? देखिए जितने भी आपकी लैंग्वेजेस के टेस्ट होते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं उनको, और अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं? अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जो आपके करिकुलम पढ़ाने के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है, उसे हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। अचीवमेंट टेस्ट आपका एक सर्टेन करिकुलम के बाद लिया जाता है, और प्रोफिशिएंसी टेस्ट अधिकतर आपका लैंग्वेजेस में पूछा जाता है। मान लीजिए आपका इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो रहा है, तो इसके बेस पर वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंसेस कैसी होंगी। तो ऐसे टेस्ट को हम कहते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका कोई करिकुलम नहीं होता, ये स्किल बेस्ड होता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की। देखिए मान लीजिए मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं और उसके बेस पर मैं आपको ये बताता हूं कि आप इस कैरियर को चूज करिए, आप इस डायरेक्शन में जाइए, आप टीचर बनिए, आप डॉक्टर बनिए। तो उस तरह के टेस्ट को हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें हम बच्चों की स्किल्स, बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को हम चेक करते हैं कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ये एबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे टेस्ट को हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है जी, तो ये चारों चीज़ मैंने आपको बता दी हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। समझ गए आप? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक पूरा चार्ट बना हुआ है कि उसमें हम कैसे वर्क करता है, उसके बेस पर फिर हम एक्शन लेते हैं, रिमीडियल टीचिंग कराते हैं, फिर उनका एक रीटेस्ट लेते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताई हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या पूछ रहे हैं आपसे? स्टूडेंट्स आर एबल टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इन विच डोमेन शैल दिस ऑब्जेक्टिव फॉल। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से डोमेन के अंदर ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा? ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं, आपने ही बनाए होंगे, तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। तो कौन से डोमेन के अंदर ये आएगा? स्टूडेंट्स आर एबल टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर एक वर्ड आया है डिस्क्राइब, इन्हें हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन से डोमेन के अंदर आएगा। तो देखिए, क्या ये स्किल के अंदर आएगा, सिंथेसिस के अंदर आएगा, अंडरस्टैंडिंग के अंदर आएगा, या फिर एनालिसिस के अंदर आएगा? भाई आपको पता होगा जितने भी आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हम 3 जगह क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट होता है आपका कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड आपका अफेक्टिव, एंड थर्ड आपका साइकोमोटर, जिसे आप कोनेटिव डोमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनेटिव डोमेन। हिंदी में संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और आपका क्रियात्मक पक्ष। और आपको पता है कॉग्निटिव डोमेन को किसने क्लासीफाई किया है? ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसी की तो हम बात करते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी की यही सारे सब पार्ट हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डिस्क्राइब जब हम करने की बात करते हैं, वो आता है आपका अंडरस्टैंडिंग के अंदर। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है अंडरस्टैंडिंग। अब सिंथेसिस और एनालिसिस, इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, उस सेंटेंस को आप अच्छे से एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, यानी कि आप जो एक सेंटेंस दिया है ना, उस होल से आप उसे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनालिसिस करना। सिंथेसिस ठीक इसका अपोजिट होता है। आपको बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं और आप उनके बेस पर एक कंक्लूड करके एक सेंटेंस बनाते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिंथेसिस करना। ये सारी चीज़ें ब्लूम टैक्सोनॉमी में आती हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों की, इसका मतलब मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में अब बात करने वाला हूँ। आपको पता होगा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है उसकी ये 6 स्टेजेस हैं। अब अगर आपको पता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया जा चुका है, रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी आ चुकी है, सन 2001 में इसको रिवाइज किया गया है। उसमें जो नॉलेज था उसकी जगह क्या आ गया है? रिमेंबर आ गया है। एनालिसिस, सिंथेसिस यहाँ से हटा दिया है, उसकी जगह आ गया आपका इवैल्यूएट, और फिर लास्ट में आपका क्रिएट, यानी कि कुछ क्रिएशन करना। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको ओल्ड और न्यू दोनों पता होनी चाहिए। तो देखिए, रिमेंबर में आ जाता है आपका रिकॉल करना, रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अंडरस्टैंड में सेम चीज़ है, एक्सप्लेन आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट। इसमें जितने सारे आपको एक्शन वर्ड दिए ना, इनको नोट करके रखना, क्योंकि इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका एप्लीकेशन, जो भी आपने सीखा उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई करना, एनालिसिस करना, इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट कैसे? जैसे किसी को अप्रेज करना, आर्ग्यूमेंट करना, डिफेंड करना, जज करना, ये सारा इवैल्यूएशन में आ जाता है। क्रिएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी न्यू ब्लूम टैक्सोनॉमी है, रिवाइज जो हुई है ना, उसमें ये कहा गया है कि प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया फॉर्मुलेट करना, कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना जो कि आपका ओरिजिनल हो, यानी कि आपने खुद क्रिएट किया है। तो ये न्यू ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसे भी आप लोग याद रखें, और जितने भी एक्शन वर्ड्स यहाँ पे आए हैं उनको नोट कर लेना। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या पूछ रहे हैं आपसे? क्रिएटिव आंसर रिक्वायर। अगर आप एक क्लास में रचनात्मक उत्तर चाहते हैं तो कैसे क्वेश्चंस आप पूछेंगे? ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई। आप पूछेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस, खुले प्रश्न पूछेंगे जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 10th क्वेश्चन। उसके बाद आप मुझे बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। पूछ रहे हैं आपसे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट, यानी कि ये असेसमेंट एज लर्निंग को प्रमोट करते हैं। ये चारों में से सभी प्रमोट करते हैं सिवाय एक के, यानी कि एक प्रमोट नहीं करता। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, पहला है आपका टेलिंग स्टूडेंट्स टू टेक इंटरनल फीडबैक। इंटरनल फीडबैक लेना स्टूडेंट्स के लिए, तो भाई ये असेसमेंट एज लर्निंग को प्रमोट करेगा, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट की, बच्चा अपना असेसमेंट खुद करे। फिर है जनरेटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चांसेस, बच्चे चांस लें, जोखिम लें और खुद सीखें, तो ये भी आपके असेसमेंट को प्रमोट करता है। फिर है टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट,
बच्चे रिफ्लेक्ट करें, तो रिफ्लेक्ट अगर बच्चे करेंगे उन्होंने क्या सीखा है, तो ये असेसमेंट एज लर्निंग को प्रमोट करता है। फिर है आपका टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, बच्चों को आप टेस्ट लें, तो ये आपका प्रमोट नहीं करता है, सेल्फ असेसमेंट को प्रमोट नहीं करता है। ये आप टेस्ट ले रहे हैं यानी टीचर टेस्ट ले रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी। तो गाइज ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन। इनमें एक्सप्लेनेशन बहुत डिफरेंट थी, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो को देख के आप अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें इसमें बताई गई है ना, ये सारी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में पूछी जाती हैं। ठीक है जी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और कॉमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज।